अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलैन जमल और आज बात करेंगे एमओडी के टेस्ट के हवाले से। उसमें जो जीके के एमसीक्यूज आए, बेसिकली जो स्क्रीनिंग टेस्ट में एमसीक्यूज आए हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। देखेंगे कौन कौन से एमसीक्यूज थे। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज हैं तो मे भी 2-3 वीडियोस में आपकी तरफ मैं ये ट्रांसमिट कर दूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा एमसीक्यूज शायद एक वीडियो में डिस्कस करना मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं है। तो ट्राई करेंगे 2 या 3 पार्ट्स में इसको कर लें। लेकिन आज की वीडियो में एक तो हम बैच 1 जो कि एमओडी का था, एडी एमओडी का बैच 1, जो कि कल 10 मार्च को सुबह के टाइम पेपर हुआ था, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके ज़्यादातर जो एमसीक्यूज़ हैं वो मेरे पास आ चुके हैं, कुछ अभी रहते भी होंगे तो मे भी वो आप लोग ऐड कर सकते हैं नीचे कमेंट्स में, आप वहाँ पे उनके आंसर्स दे सकते हैं। और उसके मेरिट के हवाले से बात करेंगे और भी कुछ 1-2 सवाल हैं आपके, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ना करना भूलिएगा। लेट अस गेट इनटू द वीडियो। जी, तो हम आ चुके हैं स्क्रीन पे। एडी एमओडी एंड सब इंस्पेक्टर एमओडी का जो स्क्रीनिंग टेस्ट जो कि हुआ है 10 मार्च 2024 को, उसके बारे में हम बात करेंगे और बेसिकली उसकी एमसीक्यूज़ की डिस्कशन होगी। पेपर्स का एनालिसिस है कि मैं उन पेपर्स को किस तरह से देखता हूँ, या आने वाले वक्तों के लिए एमओडी के हवाले से आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, या कौन कौन से एरियाज़ को फोकस करना चाहिए, और एक्सपेक्टेड मेरिट को हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं जी। इंशा जी, उठो पूछ करो, ये किसकी नज़्म है? सबसे पहला क्वेश्चन वेरी इजी, इब्न इंशा की है। अच्छा, इसमें उर्दू के एमसीक्यूज आए, ये एक नई चीज़ है। मैं साथ साथ ही उसका एनालिसिस देता जाऊँगा ताकि आप लोगों के लिए बेहतर हो सके। अच्छा जी, नेक्स्ट वी हैव जाविया किसकी किताब है? तो जाविया किताब है जी अशफाक अहमद साहब की। द लेट अशफाक अहमद, आप सब जानते ही होंगे उनको। हमारे घर में एक एक्चुअली जाविया पड़ी हुई थी, तो उनके ऊपर आई थिंक उसके ऊपर आई थिंक उनकी तस्वीर भी बनी हुई थी। तो वो इतने साल देखते कि मुझे तो वैसे ही याद था। फातिमा सरैया बजिया कौन है? तो वो बेसिकली नावल निगार, ड्रामा निगार और उर्दू नावलों के हवाले से पहचानी जाती हैं जी। इनका मुझे आइडिया नहीं था। दिस इज़ अ न्यू एडिशन टू माय नॉलेज। देन वी हैव तारिक अजीज़ की वजह शोहरत। तो एक तो ये है कि वो ही हिमसेल्फ वाज अ होस्ट, और उसके अंदर भी अगर पर्टिकुलर आप बात करें तो बज़्म तारिक अजीज़ के वो होस्ट थे। और अगर ये ऑप्शन नहीं था तो फिर इससे पहले इनके शो का नाम था नीलाम घर। आप वो भी लगा सकते थे। मशहूर वॉइस आर्टिस्ट और वॉइस ओवर आर्टिस्ट कौन थे? तो जनाब ज़िया मोहुद्दीन साहब, जिनका आई थिंक लास्ट ईयर ही इंतकाल हुआ था। ही इज़ वन ऑफ द लेजेंडरी वॉइस ओवर आर्टिस्ट ऑफ पाकिस्तान। और क्या खूबसूरत उनकी आवाज़ थी और कितना मीठा वो बोलते थे उर्दू में। उर्दू को चार चांद लगा देते, आप यूँ कह सकते हैं। मकड़ा और मक्खी, ये नज़्म किसकी है? तो मकड़ा और मक्खी जनाब अल्लामा इकबाल की नज़्म है। आप सब लोगों ने पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो आप इसको सर्च कर सकते हैं, आपको इजीली मिल भी जाएगी। देन वी हैव शेर। तो शेर जो है वो इस्तारा होता है। अगर आप डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं, लाइक अपने बच्चों के लिए आप इस्तेमाल करते हैं मेरा बेटा शेर है, तो वो इस्तारा होगा। लेकिन अगर आप कहते हैं मेरा बेटा शेर जैसा बहादुर है, तो वो आप तशबीह दे रहे होते हैं। ठीक है जी, ये इन दोनों में फ़र्क होता है। देन वी हैव मुश्तरी। क्या है मुश्तरी? सियारा है। कौन सा सियारा है जी? ये जुपिटर को हम कहते हैं। अच्छा, आगे जी इंग्लिश वाले शुरू हो गए, जो कि सारे एमसीक्यू इंग्लिश में थे। एलुमिबोफोबिया इज़ फेयर ऑफ। तो इसको मैंने बहुत सर्च किया, ये मुझे नहीं मिला। जो ए से स्टार्ट होने वाले फेयर्स हैं या फोबियाज़ हैं, वो आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं। एब्लूटोफोबिया आपको पता ही है जी कि फेयर ऑफ बेदिंग। देन वी हैव एक्लूफोबिया, fear of darkness. Acrophobia, fear of heights. Then we have aerophobia, fear of flying. Algophobia, fear of pain. और अगोराफोबिया, फेयर ऑफ ओपन स्पेसिस और क्राउड्स। और इसका ऑपोजिट क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, जो कि फेयर ऑफ क्लोज स्पेसिस होता है। एंड एकमोफोबिया, फेयर ऑफ नीडल्स और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स। तो ये आप फोबियाज याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव रेडियो सिग्नल्स आर डैश। तो रेडियो सिग्नल्स जो हैं वो रेडियो वेव्स थी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कोई भी इनमें से ऑप्शन जो है वो ठीक हो सकता था। और अगर अच्छा, ये एमसीक्यू आई थिंक दो दफ़ा आया है, दो तरह से आया है। एक तो ये था कि ये कौन सी वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और दूसरा ये था कि मोबाइल फ़ोन में कौन सी वेव्स होती है, तो वो भी रेडियो सिग्नल्स है या रेडियो वेव्स। सिंध एंड पंजाब विल बिकम सिस्टर स्टेट्स ऑफ न्यूयॉर्क इन डैश। तो 2024 में सिंध और पंजाब न्यूयॉर्क की सिस्टर स्टेट्स बन जाएंगी। टू फाइंड मीडियन ऑर्डर शुड बी असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो
अगर आपने मीडियम फाइंड आउट करना है तो आपको कौन से ऑर्डर में उनको लिखना चाहिए, वो असेंडिंग या डिसेंडिंग दोनों हो सकता है, दोनों के अंदर आपका मीडियन सेम ही आता है। देन वी हैव 4 + 4 - 4 × 4 / 4, इसका आंसर क्या होगा, तो ये है 4। तो आपको अंदाज़ा हो सकता है, जो मैं पहले भी आपको बताता रहा हूँ कि एमओडी में जो जीके या फिर मैथ्स वगैरह है ये बहुत आसान आता है, मच ईजियर एज़ कम्पेयर टू अदर एफपीएससी एग्ज़ाम्स। तो एफपीएससी का अगर होता तो उसमें काफ़ी लंबी सारी रकम लिखी होती या फिर थोड़ा सा ना फ्रैक्शंस वगैरह भी इसमें इंक्लूडेड होती, लेकिन ये सिंपल बोर्ड मैथ्स का क्वेश्चन है। और बोर्ड मैथ्स और इसके अलावा सारे के सारे टॉपिक्स के ऊपर, मैथ्स के सारे टॉपिक्स के ऊपर मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, इसी चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। ऊपर आई के बटन में आपको लिंक मिल जाता है, तो उसमें देख लीजिएगा, उसमें काफ़ी सारे लिंक्स होते हैं। अगर नहीं भी मिलता तो आप प्लेलिस्ट वाले बटन में जाके प्लेलिस्ट वाले टैब पे जाएं, चैनल को खोल के, तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। जो प्लेलिस्ट आपको चाहिए या जिसका आपने काम तैयार करना है, जिसको पढ़ना है, उसको खोल के शुरू हो जाइए एंड स्टार्ट लर्निंग, क्योंकि पढ़ने के लिए कभी भी टाइम ज़्यादा नहीं होता। देन वी हैव ईसीजी। क्या मेजर करती है जी? ईसीजी इज़ यूज्ड टू सी हाउ द हार्ट इज़ फंक्शनिंग। इट मेनली रिकॉर्ड्स हाउ ऑफ्टन द हार्ट बीट्स, यानी कि हार्ट रेट, एंड हाउ रेगुलरली इट बीट्स, और उसका रिदम क्या है। ठीक है जी। देन वी हैव ब्लड इज क्लीन्ड बाय डैश, तो किडनी जो है वो ब्लड को क्लीन करता है। देन वी हैव एटिमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। एटिमोलॉजी जो है, मुझे ये वर्ड अगेन नहीं मिला, तो इसके नज़दीक तरीन दो मुझे वर्ड्स जो मिले हैं वो हेमाटोलॉजी है, विच इज द स्टडी ऑफ ब्लड एंड ब्लड डिसऑर्डर्स, और बेसिकली मेडिसिन से रिलेटेड है ये, मेडिकल साइंस से। और एटमोलॉजी जो है ये लैंग्वेज से रिलेटेड है। एटमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑरिजिन ऑफ वर्ड्स। नेक्स्ट वी हैव लैक्टोमीटर डिटेक्ट्स व्हाट। तो लैक्टोमीटर डिटेक्ट क्या करता है जी? प्योरिटी ऑफ मिल्क या फिर डेंसिटी ऑफ मिल्क को डिटेक्ट करता है। फिर है जी हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को कहाँ पे वाक़ है, तो वो है जी पेरिस, फ्रांस में। आगे चलें जी, हेडक्वार्टर ऑफ सर्न। तो सर्न का काफ़ी लोगों को ऑलरेडी पता नहीं होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च जो है उसको सर्न कहते हैं, और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पे हैं जी? जनेवा, जो कि एक शहर है स्विट्ज़रलैंड का, एंड इट वाज एस्टेब्लिश्ड, यानी कि सर्न वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1954। नेक्स्ट वी हैव स्फिग्मोमैनोमीटर मेजर्स डैश। तो स्फिग्मोमैनोमीटर की क्या चीज़ मेजर करता है? स्फिग्मोमैनोमीटर बेसिकली आपका ब्लड प्रेशर मेजर करता है। वो स्टेथोस्कोप होता है जो कि हार्ट बीट चेक करने के लिए होता है। स्फिग्मोमैनोमीटर वो पंप वाला होता है जो कि आप अपने बाजू के गिर्द लगा के, तो वो उसमें हवा भरते हैं, एंड देन यू स्लोली स्टार्ट डिक्रीजिंग द प्रेशर एंड यू मेजर द ब्लड प्रेशर। सिलेंडर क्या मेजर करता है जी? मेजरिंग सिलेंडर्स आर इंस्ट्रूमेंट्स कॉमनली यूज्ड इन लेबोरेटरीज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट लिक्विड्स। तो लिक्विड्स का वॉल्यूम मेजर करने के लिए आप सिलेंडर को यूज़ करते हैं या मेजरिंग सिलेंडर को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वी हैव वर्ल्ड वाइड वेब, WWW वॉज इन्वेंटेड बाय डैश। तो टिम ब्रेनर्स ली जो है उन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब को इन्वेंट किया था। सॉफ्टवेयर विदाउट एनी प्राइस इज कॉल्ड डैश। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं जी वो फ्रीवेयर होता है। ठीक है जी, मुफ्त में आता है। और पास दैट, अच्छा इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है कि कुछ सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स होते हैं, क्लोज सोर्स होते हैं। ओपन सोर्स होते हैं कि जिसकी सबके पास एक्सेस होती है, उस सॉफ्टवेयर को हम ओपन सोर्स कहते हैं कि कोई उस पर बंदिश नहीं है, कोई भी आदमी उसको इस्तेमाल कर सकता है। जबकि जो क्लोज सोर्स है वो प्राइवेट सॉफ्टवेयर होते हैं, वो आम पब्लिक के लिए या आम लोगों को एक्सेस नहीं दी जाती। आगे जी, पास दैट कनेक्ट्स पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इज डैश। तो खैबर पास भी है और गोमल पास भी है, दोनों पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कनेक्ट करते हैं। पाकिस्तान विमेन हॉकी टीम, उसकी कैप्टन कौन है जी? रिजवाना यास्मीन इज द नेम ऑफ पाकिस्तान विमेन टीम्स हॉकी कैप्टन। हु वन हॉकी चैंपियनशिप इन 2023। तो मेंस हॉकी चैंपियनशिप 2023 जो है वो जर्मनी ने जीती थी। Which country hosted Asian Games in 2022 या 23 आई थिंक? जो लास्ट एशियन गेम्स हुए हैं वो किसने किए हैं जी होस्ट? दे वर होस्टेड बाय चाइना इन द सिटी ऑफ हांगचो या हांगचो। ठीक है जी। नेक्स्ट वी हैव रेंज बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना इज डैश। तो कौन सी रेंज है जी? वो कराक्रम रेंज है, आप सबको पता है, सबसे ऊपर वाली साइड पे कराक्रम रेंज है, फिर उससे नीचे हिमालय आते हैं। रेंज बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इज डैश। तो गिवन ऑप्शंस में से हिंदू कुश रेंज वाज द करेक्ट आंसर। हिंदू कुश रेंज जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों में है। नेक्स्ट वी हैव रेंज बिटवीन बलूचिस्तान एंड अफगानिस्तान इज डैश। तो चावी हिल्स जो है दैट इज द रेंज बिटवीन बलूचिस्तान एंड अफगानिस्तान।
कुछ लोग कह रहे थे कि सुलेमान रेंज भी है, बट आई थिंक कि चागी हिल्स इज द मोस्ट प्रिसाइज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। व्हाट मेक्स पीपल ऑफ पाकिस्तान यूनाइटेड, तो एक तो इसका जवाब मुझे डायरेक्टली नहीं मिला, लेकिन नेशनलिज्म हो सकता है, या फिर यू नो लव फॉर पाकिस्तान यही हो सकता है, या फिर यूनिटी इन डाइवर्सिटी का हो सकता है, या फिर पाकिस्तानी कल्चर जो यूनाइट करता है, मेरे ख्याल में वो इस्लाम का एलिमेंट भी आ जाता है। कॉमन थिंग बिटवीन पीपल ऑफ पाकिस्तान, आप कल्चर ऑफ पाकिस्तान भी कह सकते हैं, या फिर रिलीजन भी कह सकते हैं। अब मुझे नहीं पता कि वहाँ पे ऑप्शंस कौन से थे, बट आई होप कि यू गेट द आंसर। मीन मीडियन मॉड विच डिटेक्ट्स द रिपीटिंग नंबर, तो इनमें से जो कौन सी चीज़ है जो कि रिपीटिंग नंबर को डिटेक्ट करती है, दैट इज मॉड। मीन मीडियन मॉड एंड रेंज विच डज नॉट डील विद सेंट्रल क्वांटिटी या सेंट्रल टेंडेंसी, तो बेसिकली रेंज जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी के साथ डील नहीं कर रही होती, बाकी तीनों जो है वो डिफरेंट मेथड हैं सेंट्रल टेंडेंसीज के। आया कि नंबर ऑफ टाइम्स कौन सा आया है, फिर एक सीक्वेंस में लिखे तो उनमें मीडियम कौन सा आता है, या फिर वो एवरेज, या फिर वो मिड में कौन सा ओवरऑल आ रहा होता है। तो रेंज जो है वो सेंट्रल क्वांटिटी का मेजर नहीं है। फ्रेंच बीच इज़ लोकेटेड इन डैश, तो फ्रेंच बीच जनाब कराची में लोकेटेड है जी। फिर है जी गैडोन डेजर्ट इज़ इन डैश, तो इसका भी मुझे डायरेक्टली नहीं मिला था। आई थिंक जिन्होंने ये मुझे भेजा था उन्होंने खुद ही इसको इंग्लिश में गलत लिखा हुआ, तो जब मैंने इसको सर्च किया है तो ओगाडेन डेजर्ट जो है मोस्ट प्रॉब्ली यही आपको आया था, तो वो है ईस्टर्न एथियोपिया में। और अगर ये नहीं था तो फिर गोबी डेजर्ट होगा, जो कि मंगोलिया और चाइना में है। बेसिकली चाइना और सदर्न मंगोलिया में गोबी डेजर्ट पाया जाता है। नेक्स्ट वी हैव विनर ऑफ फीफा 2023 विमेन वर्ल्ड कप इज डैश, तो विमेन 2023 का फीफा वर्ल्ड कप स्पेन ने जीता था। हु रिसाइड्स कलमा ओनली वर्बली, तो जो सिर्फ और सिर्फ ज़ुबान से कलमा पढ़ता है उसको हम मुनाफिक कहते हैं जी। फिर आता है जी पाकिस्तान इज इन विच रीजन, पाकिस्तान जनाब रीजन कौन से रीजन में है, दैट इज साउथ एशिया। नेक्स्ट वी है पाकिस्तान बिकेम न्यूक्लियर पावर ऑन डैश, तो 28 मई 1998 यौम तकबीर इसको हम कहते हैं। ईरानियन नोबेल पीस प्राइज़ विनर, तो बेसिकली ईरानियन नोबेल पीस प्राइज़ विनर खातून के बारे में उन्होंने पूछा था, एंड हर नेम वाज नरगिस मोहम्मदी या मोहम्मद इस तरह के नाम था, तो नरगिस मैंने लिखा हुआ है। 2006 नोबेल पीस प्राइज वाज अवॉर्डेड टू डैश, तो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को दिया गया था नोबेल पीस प्राइज इन 2006, और उनके साथ ही ग्रामीण बैंक को बेसिकली दिया गया था। ग्रामीण बैंक जो है वो माइक्रो फाइनेंसिंग लोन्स का इनिशिएटिव था डॉक्टर यूनुस साहब का, और इनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म तो नहीं, खैर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया, लेकिन जो रिसेंट गवर्नमेंट्स हैं शेख हसीना वाजिद की आई थिंक गवर्नमेंट है बांग्लादेश में, उन्होंने इवन डॉक्टर यूनुस को भी प्रोसिक्यूट किया है, और डॉक्टर यूनुस इज़ वन ऑफ दोज पीपल के जो उसको रिजिस्ट कर रहे हैं। खैर अब देखते हैं कि क्या निकलता है इसमें से। साउथ अफ्रीका वॉज वाइट वॉश्ड बाई डैश, तो साउथ अफ्रीका के आई थिंक वीमेन टीम के मैचेस हो रहे थे जो कि पाकिस्तान वीमेन टीम से वाइट वॉश हुए थे। एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, तो ये किसका टाइटल था जनाब, ये टाइटल था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, और किसने दिया था आप सबको पता है, सरोजिनी नायडू। तो आप देख सकते हैं जो लोग ऑलरेडी जीके बैच में पढ़ रहे हैं हमारे साथ, और जो आगे भी पढ़ेंगे उनको मैं यही बताता चलूँ कि इनमें से ऑलमोस्ट 90% जो चीज़ें हैं ना वो हम ऑलरेडी अपने बैचेज में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी, या तो वो डिस्कस कर चुके हैं, या फिर जो नोट्स की फॉर्म में आपको दे दिए जाते हैं उसमें लिखा होता है, और उनके टेस्ट होते हैं, और आपने अगर वो नोट्स पढ़े हुए हैं और लेक्चर्स अच्छे तरीके से तैयार किए हुए हैं तो पेपर वॉज वेरी इजी। बहुत सारे लोग खुश थे पेपर के बाद, और इसके अलावा काफ़ी सारे लोग मुझे इंडिविजुअली मैसेज कर करके थैंक्स बोल रहे थे फॉर प्रोविजन ऑफ लेक्चर्स और एनालिटिकल रीजनिंग। तो वो मेरा छोटा सा इनिशिएटिव था। आप लोगों की दुआएं चाहिए, दुआ कर दें। बाकी मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे चलते हैं। टेन्योर ऑफ नेशनल असेंबली एंड प्रेसिडेंट कितने साल का है जी? 5 साल का टेन्योर होता है प्रेसिडेंट का भी और नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान का भी। नेक्स्ट एमसीक्यू इज बोर्नियो आइलैंड इज इन डैश, तो बोर्नियो आइलैंड जो है वो पैसिफिक ओशन में वाक़ है। विच अमंग द गिवन इज फ्रॉम अशरा मुबशरा, तो जो आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए थे, बल्कि 5 ऑप्शंस थे, उनमें से हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही इज़ फ्रॉम अशरा मुबशरा।
नेक्स्ट एमसीक्यू इज आर्मी मेडिकल कॉलेज इज लोकेटेड इन डैश। तो आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में लोकेटेड है। आई थिंक किसी ने मुझे पीडीएफ सेंड किया था, उसमें कोयटा आंसर लिखा हुआ था, मेरे ख्याल में वो गलत है। आई थिंक रावलपिंडी इज द करेक्ट आंसर। यूसुफ अलैहिस्सलाम मेट हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम आफ्टर डैश। तो 40 साल के बाद वो हज़रत याकूब से मिले थे। डिफेंस डे सेलिब्रेटेड इन पाकिस्तान ऑन डैश। पाकिस्तान किस दिन डिफेंस डे मनाता है? 6 सितंबर को पाकिस्तान में डिफेंस डे मनाया जाता है। फिर है जी मुल्तानी हलवा इज़ द डैश ऑफ ऑल। तो मुल्तानी हलवा जो है वो डैश ऑफ ऑल, जब आप सबके साथ कंपेयर कर रहे हैं तो फिर उसमें सुपरलेटिव डिग्री आती है, यानी कि जो EST वाली स्वीटेस्ट वाली जो डिग्री है सुपरलेटिव, वही आप यूज़ करते हैं। अगर किसी एक के साथ आप कंपेयर कर रहे हो कि मुल्तानी हलवा इज़ बेटर दैन या फिर इज़ स्वीटर दैन लाहौरी हलवा, तो वो कंपेरेटिव आ जाती है, लेकिन यहाँ पे ऑल के साथ कंपेरिजन है तो स्वीटेस्ट आएगा। एवोल्यूशन। एवोल्यूशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। आई थिंक इसका डार्विन ने कहा था कि एवोल्यूशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और ये चलता रहेगा। आई होप कि इसका कॉन्टेक्स्ट आपके पेपर में दिया हुआ था, मुझे इसके बारे में मज़ीद पता नहीं चल रहा सका कि ये एग्जैक्टली MCQ था क्या। खैर, मेक एडवर्ब ऑफ क्विक। तो क्विक वर्ड शायद आपको दिया हुआ था और उसका एडवर्ब बनाना था, तो वो क्विकली। ही वॉज वॉकिंग क्विकली। तो वॉकिंग जो है वो उसका वर्ब था और क्विकली जो है वो उसके मैनर को जाहिर कर रहा था। नागा पर्वत फर्स्ट क्लाइंबर। तो नागा पर्वत पे पहली दफ़ा जो आदमी क्लाइंब किया उसका नाम क्या था जी? हरमान बोल। और ये भी आपको जीके के बैच में पढ़ाया जाता है हर दफ़ा। फ़कीराना आए सदा कर चले, तुम खुश रहो मियाँ हम दुआ कर चले। मीर तकी मीर साहब का जी ये शेर है, वन ऑफ द लेजेंडरी पोइट्स ऑफ उर्दू लिटरेचर। फर्स्ट पर्सन हु बिल्ट काबा वॉज डैश। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले काबा की तमीर की थी। फिर है जी बैकबोन ऑफ इस्लाम किसको कहा जाता है? तो ज़कात को बैकबोन ऑफ इस्लाम कहा जाता है। नेक्स्ट वी हैव इसेंशियल बिलीव्स इन इस्लाम। अच्छा, इसेंशियल बिलीव्स इन इस्लाम में यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं है कि आप ईमान मुफस्सिल की बात कर रहे हैं या ईमान मुजम्मिल की। अगर तो वहाँ पे ईमान मुफस्सिल लिखा हुआ था, जो कि मोस्ट प्रॉबली मुफस्सिल ही लिखा हुआ था, तो फिर यहाँ पे आप 7 लगाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट भी है फिफ्थ बिलीफ इन ईमान मुफस्सिल कौन सा है जी? डे ऑफ जजमेंट पे बिलीफ है। बकिंगम पैलेस कहाँ पे वाक़ है जी? इट इज़ इन लंदन या फिर UK, जो भी ऑप्शन आपको दिया हुआ था दोनों करेक्ट हो सकते हैं। नंबर ऑफ मदनी सूरत इन होली कुरान 28 है जी। पाकिस्तान हैज़ बीन इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ डैश फॉर 3 ईयर्स। तो पाकिस्तान को जनाब 3 साल के लिए यूनेस्को के चेयरमैन बनाया गया है। कॉमनवेल्थ आफ्टर 30 ईयर्स। तो कौन सा कंट्री आई थिंक जो कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट कर रहा है आफ्टर 30 ईयर्स? इट्स नेम इज़ पाकिस्तान। या तो 30 साल बाद कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेट कर रहा है या फिर 30 साल बाद उसमें कोई मेडल जीता है, क्योंकि नूर दस्तगीर भट्ट और अरशद नदीम जो हैं उनकी अचीवमेंट्स थी 2022 में आई थिंक कॉमनवेल्थ में ही। तो मुझे अगेन इस MCQ का पूरा नहीं पता कि वहाँ पे स्टेटमेंट क्या थी, आप इसको देख सकते हैं। कंटेमिनेटेड वाटर इज क्लीन्ड बाय डैश। तो कंटेमिनेटेड वाटर किस तरह से आप क्लीन करते हैं? डिस्टिलेशन से। केमिकल यूज टू प्योरीफाई वाटर। तो कौन सा केमिकल है या कौन सा मटेरियल है जिसको आप यूज़ करते हैं जर्म्स को मारने के लिए या फिर वाटर को प्योरीफाई करने के लिए? करेक्ट आंसर इज क्लोरीन। आपके जो स्विमिंग पूल्स वगैरह है वहाँ पे क्लोरीन यूज़ की जाती है। अच्छा जी, जिना ज्वाइंट कांग्रेस इन डैश। तो कायदे आज़म ने कांग्रेस को कब ज्वाइन किया था जी? 1906 में। नेक्स्ट वी हैव पाकिस्तान नेवी शिप तारिक वॉज गिवन टू या गिफ्टेड टू डैश। तो UK को गिफ्ट की थी पाकिस्तान ने। केयर टेकर CM ऑफ सिंध। तो कौन थे जनाब केयर टेकर CM ऑफ सिंध ये रिसेंट इलेक्शंस में? फॉर्मर जस्टिस मकबूल बाकिर। नेक्स्ट वी हैव करंट हिजरी ईयर। इस वक्त जो हिजरी साल है वो कौन सा चल रहा है? इट इज़ 1445 आफ्टर हिजरी। फोर्थ बिलीफ इन ईमान मुफस्सिल। ईमान मुफस्सिल में फोर्थ बिलीफ कौन सा है जी? बिलीफ इन प्रॉफिट्स या प्रॉफिटहुड। नेक्स्ट वी हैव नेल्सन मंडेला ऑटोबायोग्राफी। उसकी ऑटोबायोग्राफी जो उसने खुद लिखी है, बेसिकली उसको हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो उसका नाम क्या है जी? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। फिर है जी केयर टेकर CM ऑफ KPK। तो जनाब KPK के केयर टेकर CM का नाम था जी मोहम्मद आजम खान। नेक्स्ट वी हैव हॉकी एशियन गेम्स 2023 वाज वॉन बाय डैश। तो इंडिया ने जीती थी हॉकी एशियन गेम्स 2023। नंबर ऑफ सीट्स ऑफ नेशनल असेंबली इन पाकिस्तान 2023। 2023 में नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में कितनी सीटें थी जनाब? 336।
फिर है जी कुरान पाक के मिडल में कौन सी सूरा है? मोस्ट मिडल सूरा ऑफ होली कुरान इज डैश, तो सूरा कहफ इज कंसिडर्ड एज द मिडल सूरा ऑफ होली कुरान। Next we have in whose house did Holy Prophet peace be upon him preach in early days। तो आप सबको पता है हज़रत अरकम का घर जो है वो इनिशियल तबलीग का सेंटर था। फिर कुछ फिर ये आता है जी इंग्लिश का एंटोनिम ऑफ डेक्सटेरिटी इज डैश। तो डेक्सटेरिटी आई थिंक महारत को कहते हैं, तो इसका ऑपोजिट आपने निकालना था, वो था क्लमजीनेस। When you create hyperlink it changes color to dash। जब आप hyperlink create करते हैं तो उससे कौन सा कलर आ जाता है MS Word में? तो जब भी आपको hyperlink वहाँ मिलेगा वो ब्लू होगा और अंडरलाइंड होगा, ये उसकी निशानी होती है, तो ब्लू एंड अंडरलाइंड। नेक्स्ट वी हैव सिनोनिम ऑफ इम्पार्ट। इम्पार्ट का सिनोनिम क्या है जी? ट्रांसमिट। एंड आई एम नॉट एक्वेंटेड डैश हर फादर। तो एक्वेंट के बाद प्रपोजिशन कौन सी आती है? आप सबको पता है विद। हु परफॉर्म फर्स्ट हज। तो हज बैतुल्लाह पहला जो है वो किसने किया था जी? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज फ्रेंच लेक इज प्रेजेंट इन डैश। फ्रेंच लेक कहाँ पे प्रेजेंट है जी? USA में प्रेजेंट है। सो इस पे हमारे पहले जो AD/MOD का बैच 1 है उसके आई थिंक क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इसके बाद जो बैच 2 या सब इंस्पेक्टर के MCQs है वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। अब आते हैं जी पेपर के एनालिसिस में। तो पेपर के एनालिसिस में मैं ये कहना चाहूँगा कि पेपर वाज वेरी वेरी इजी इन माय ओपिनियन। कुछ ना कुछ ऑफ कोर्स मुझे नहीं आते, कुछ आपको नहीं आते, कुछ किसी और को नहीं आते, लेकिन ओवरऑल पेपर पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा इजी था, एक बात। दूसरी बात यह है कि इसमें उर्दू जो है इस दफ़ा नया ऐड हुआ है, तो उर्दू के ऊपर भी अब नेक्स्ट टाइम जब आपका MOD का पेपर आएगा तो उर्दू को भी थोड़ा थोड़ा साथ साथ देखना शुरू कर दीजिएगा, ताकि अगर उर्दू के MCQs आते हैं तो उसके भी आपके नंबर पक्के हो जाए। ठीक है जी। और इसके अलावा स्पोर्ट्स एंड गेम्स जो है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहा है। इसी तरह करंट अफेयर्स जो है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहा है। जो चीज़ मैंने करवाई थी आपको एनालिटिकल रीजनिंग वो भी आई, और वो जिसने उन वीडियोस से की थी, 2 वर्कशॉप्स थी और दोनों की ही आई थिंक मैंने वीडियोस यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी हुई हैं। तो अगर वो आपने देखी हुई थी तो आई होप कि उनसे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। जिन लोगों का रह गया था या जो लोग परफॉर्म अच्छा नहीं कर सके, वो इसलिए नहीं था कि उनकी तैयारी नहीं थी, वो इसलिए था कि भाई उन लोगों की प्रैक्टिस नहीं थी और उनसे टाइम मैनेज नहीं हुआ। तो यही चीज़ मैं अपने सेशंस में भी करवाता हूँ, आप लोगों को अभी भी एडवाइस करता हूँ कि बेसिकली साथ साथ टेस्ट दिया करें, टेस्ट दिया करें या पेपर जो है उनको सॉल्व करते रहा करें, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, आपका हाथ रुके नहीं और जल्दी चीज़ें रिकॉल कर सकें आप, ताकि एंड पे जब आपने एनालिटिकल रीजनिंग या फिर कंप्रीहेंशन करनी है तो उसमें आपको परेशानी ना हो, टाइम आपका बचा रहे। ठीक है जी। एक्सपेक्टेड मेरिट जो है मुझे कोई 20 से 30 मैसेजेस आ चुके हैं कि एक्सपेक्टेड मेरिट कितना होगा MOD के स्क्रीनिंग टेस्ट के हवाले से। तो जो MOD AD का मेरिट है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इट विल बी मे बी 145 to 150। ठीक है जी। जो लोग 140 से अबव हैं या फिर 150 के राउंड अबाउट हैं, उससे नीचे हैं या उससे ऊपर हैं, वो लोग उनको उम्मीद रखनी चाहिए कि उनका पास हो जाएगा एंड दे शुड बी होपफुल। अभी कुछ दिन में आई थिंक रिजल्ट भी आ जाएगा और उसके बाद फिर स्क्रीनिंग आपका जो डिस्क्रिप्टिव है वो आई थिंक ईद के फ़ौरन बाद ही हो जाएगा, शायद रमज़ान में ना ही ले, आपके ईमान का इम्तहान ना ही ले MOD वाले, लेकिन कुछ पता नहीं होता। ठीक है जी। तो अपनी तैयारी जो है जल्दी शुरू कर दीजिएगा, स्पेशली वो लोग जिनके 140 से अबव मार्क्स हैं, उनको चाहिए कि अपने डिस्क्रिप्टिव की तैयारी जो है वो टाइम से स्टार्ट करते हैं, ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के हवाले से अगर आपने पूछना है कि लास्ट टाइम डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में क्या आया था, तो इसी चैनल पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हवाले से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की भी कंप्लीट गाइडलाइंस या फिर जो प्रीवियस पेपर है उसका एनालिसिस वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा। आई होप के इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, डू चेक दैट आउट और उसको आपने मिस नहीं करना। मेक श्योर दैट यू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ वेरियस एजेंसीज और फॉर वेरियस पोस्ट। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।